हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अपन पढ़ेंगे कृषियों के नियम। जैसा कि विदित क्लास थी, उसमें अपन ने कुछ नेटवर्क से संबंधित डेफिनेशंस अपन ने पढ़ी थी। और डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ये बात मैंने आपको बताई थी। होपफुली आपने वो डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। डेफिनेशंस के बारे में आपने जाना होगा। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं किरचॉफ के नियम के ऊपर। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि किरचॉफ के नियम क्या हैं? ये किरचॉफ ने अपने नियम क्यों दिए? तो देखो, किरचॉफ ने नियम दिए थे अपने नेटवर्क से संबंधित, अपने जाल से संबंधित किरचॉफ ने अपने नियम दिए थे। अब जाल से संबंधित किरचॉफ ने अपने नियम कैसे दिए? बात ये आती है। तो जाल से संबंधित यही है कि जाल में या तो वोल्टेज होगा या करंट होगा। भाई, अपन ने जाल के टाइप्स पढ़े, या तो उसमें करंट की बात की थी, करंट सोर्स की बात की थी, या वोल्टेज सोर्स की बात की। तो जाल के वोल्टेज और करंट के आधार पर किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए थे। इन्हीं के नाम के आधार पर ही है किरचॉफ का धारा नियम। तो नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अपन धारा की बात करेंगे। और किरचॉफ का वोल्टा नियम दूसरा है, किरचॉफ का वोल्टा नियम। उसमें भी नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अपन वोल्टेज की बात करेंगे। अब बात यह आती है कि किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है और किरचॉफ का वोल्टा नियम क्या होता है। किरचॉफ का धारा नियम ये बोलता है कि किसी भी संधि बिंदु पर जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताऊं तो मुख्य संधि इसमें अपन यूज में लेते हैं, क्योंकि संधि बिंदु पर तो केवल दो ब्रांचेज आकर के मिलेंगी, लेकिन प्रिंसिपल नोड अपनी जो मुख्य संधि है उसके तीन से अधिक ब्रांचेज इस पे आकर के मिलेगी। तो अपन अधिकतर इसमें जो यूज में लेते हैं, क्योंकि जो करंट्स आएंगी और नेटवर्क में जो करंट्स आएंगी वो तो 3 से ऊपर ही आएंगी ना मेरे भाई, क्योंकि नेटवर्क का मतलब ही है ग्रुप ऑफ सर्किट। ग्रुप में आएगा नेटवर्क। तो अगर मुख्य संधि पर जो करंट्स का अलजेब्रिक सम होगा उसे अपन क्या बोलते हैं? किरचॉफ का करंट लॉ। और वो अलजेब्रिक सम जीरो होगा। कैसे होगा वो अपन आगे जानेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो किरचॉफ के नियम, और किरचॉफ के नियम में लिख लो भाई, वैज्ञानिक किरचॉफ ने अपने परिपथ विश्लेषण के लिए दो नियम दिए। यानी किरचॉफ के नियम जो भी ऐसे कैसे, इस चीज को नोट डाउन कर लो जल्दी से, इस चीज को जल्दी से ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो। ठीक है मेरे भाई, होपफुली नोट डाउन आपने कर लिया होगा। अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं और इसके सेकंड पेज पे अपन चले। तो सेकंड पेज क्या बोल रहा है? सेकंड पेज, एक मिनट इसे मैं इरेज कर लूं और इरेज को भी हटा दे। ठीक है, ओके। देखो, किरचॉफ का धारा नियम, तो मैंने क्या बताया कि किसी भी मुख्य संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है। अब आप ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन आप ध्यान से सुनना। ओके, भाई क्वालिटी क्लियर आ रही है क्या? एक बार चेक करो भाई। ठीक है, क्वालिटी क्लियर आ रही है क्या? मुझे कहीं क्लास में गड़बड़ी लग रही है। एक मिनट चेक करो, क्वालिटी सबकी क्लियर आ रही है क्या? मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ओके, सब ठीक है। अब देखते हैं किरचॉफ का धारा नियम। और किरचॉफ का धारा नियम में क्या बोल रहा है कि किसी भी मुख्य संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब बीजगणितीय योग क्या होता है? सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अपन योग भी शब्द यूज में ले सकते थे ना, कि भाई अगर योग होता है इसका मतलब साधारण योग तो नहीं है, कुछ ना कुछ अलग चीज है। बीजगणितीय योग अगर अपन शब्द प्रयोग में ले रहे हैं तो कुछ अलग चीज ही होगी। बीजगणितीय योग से ये मतलब है, बीजगणितीय योग से अपना मतलब ये है कि चिन्ह सहित योग, यानी चिन्ह सहित योग। चिन्ह सहित योग का मतलब
या तो पॉजिटिव चिन्ह के साथ अपनी धारा आएगी या नेगेटिव चिन्ह के साथ अपनी धारा आएगी। तो जो धारा पॉजिटिव चिन्ह के साथ आएगी उसको पॉजिटिव चिन्ह के साथ रखना है, और जो धारा नेगेटिव चिन्ह के साथ आएगी उस धारा को नेगेटिव चिन्ह के साथ अपन को लिखना है। ठीक है, अब बात यह आती है कि भाई धारा पॉजिटिव तो कब आएगी, कब नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव तब आएगी जब संधि बिंदु की ओर जो धारा आएगी ना, अपनी संधि बिंदु की तरफ जो धाराएं आ रही हैं, जितनी भी धाराएं अपनी संधि बिंदु की तरफ आ रही हैं वो धाराएं होंगी पॉजिटिव, जितनी भी, यानी संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं होंगी पॉजिटिव, और संधि बिंदु से दूर जाने वाली जो जितनी भी धारा होंगी वो होंगी नेगेटिव। ओके, इस बात का आप अक्षर ध्यान रखना। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित योग। अब चिन्ह का मतलब यह है कि भाई या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसके अलावा तो कोई चिन्ह होता नहीं है। अब पॉजिटिव चिन्ह कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा? पॉजिटिव चिन्ह का मतलब यह है कि संधि बिंदु की तरफ जो जितनी भी धाराएं आएंगी उनको अपन पॉजिटिव चिन्ह के साथ डिनोट करेंगे, और संधि बिंदु से जो जितनी भी धाराएं दूर जाएंगी उनको अपन नेगेटिव चिन्ह के साथ डिनोट करेंगे। अब देखो, अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं कि धाराओं का एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि सिग्मा आई आई का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा, और जो आई का वैल्यू है वो 1 से लेकर के कितने तक होगा, n तक होगा। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखना। ये सम, ये सिग्मा किसको प्रदर्शित कर रहा है? सिग्मा प्रदर्शित कर रहा है सम को, यानी सम ऑफ करंट्स। यहाँ पे देखो आई का वैल्यू 1 से लेकर के कितनी भी धाराएं n तक है, आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, इसका मतलब है कि एक धारा से लेकर के n तक की धाराओं का मतलब है कितनी भी धाराएं इसमें आ सकती हैं। ओके, 1 से लेकर के n तक का मतलब यही है कि इसमें एक करंट से लेकर के आने वाली अनंत इंफिनिटिव n तक का मतलब है कि 1 2 3 4 5 इंफिनिटिव, यहां तक आप लिख भी लो कि n का वैल्यू यहाँ पे है 1 2 3। एक मिनट भाई, इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉब्लम फेस हो रहा है यार। अब देखें, यानी 1 2 3 4 और इस प्रकार से अनंत करंट्स इसमें क्या आएंगी, आएंगी। ठीक है, एन का वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5, ये सब कुछ चीज। तो ये चीज आप लिख लो भाई एक बार, इस चीज को लिख लो कि किरचॉफ का धारा नियम आप हेडिंग डाल लो, और किरचॉफ का धारा नियम हेडिंग डाल के लिख लो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी मुख्य संधि पर, इस नियम के अनुसार किसी मुख्य संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी मुख्य संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, और लिख लो भाई सिग्मा आई आई इक्वल टू 0। इसका मतलब आई आई, और यहाँ आई का वैल्यू है 1 से लेकर के n तक, यानी कितनी भी धाराएं आ जाएंगी, और इसका सम, इसका इसका इस वाले का अर्थ आप समझ रहे हो, सम, सम ऑफ करंट्स। ओके, सभी धाराएं इसका आ जाएंगी, और यहाँ पे n की वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4। अब देखो आप बीजगणितीय योग वगैरह की भी डेफिनेशन लिख लो, तो हेडिंग डाल लो बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग में भी लिख लो चिन्ह सहित योग। चिन्ह सहित योग बीजगणितीय योग कहलाता है। चिन्ह सहित योग बीजगणितीय योग कहलाता है। और नोट डाल लो, और नोट में लिख लो संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह, और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं को, संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं को, ऐसे कर लो भाई। संधि बिंदु से जाने वाली भी ठीक है, या फिर आप लिख लो संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ, नकारात्मक नहीं भाई, ऋणात्मक। ठीक है, संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव चिन्ह के साथ डिनोट करते हैं। और यह नियम संधि नियम भी कहलाता है। भाई संधि की बात कर रहे हैं अपन, इस आवेश, इसकी जो किरचॉफ का करंट फ्लो है, किरचॉफ के करंट फ्लो पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, संधि बिंदु की, और संधि बिंदु की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस नियम को अपन क्या कह देते हैं, संधि नियम भी कह देते हैं, क्योंकि ये संधि नियम पे ही है। या तो धाराएं संधि बिंदु पर ही तो धाराएं आ रही है, और संधि बिंदु से ही धाराएं जा रही हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो नियम है वो संधि बिंदु पर ही आधारित है। भाई संधि बिंदु के बिना क्या ये नियम बन सकता है, क्या ये नियम अपन लागू कर सकते हैं? तो आप कहोगे भाई मेन रोल तो मुख्य संधि का ही है, क्योंकि धाराएं मुख्य संधि पर ही आ रही हैं और मुख्य संधि से ही दूर जा रही हैं।
इसलिए इस नियम को अपन क्या बोल देते हैं, संधि नियम भी इस नियम को बोल दिया जाता है। फिर ये आवेश संरक्षण नियम की पालना करते हैं, जो कि आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है या आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। अब इस बात को समझो भाई, लिख लो एक बार, ध्यान से लिख लो, जो कि आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। और ये आवेश संरक्षण नियम पर आधारित कैसे है इस चीज को, और एक न्यूमेरिकल भी अपन ले सकते हैं इस चीज का, और हो सकता है न्यूमेरिकल आए भी आने वाली क्लासेज में, और हो सकता है इसका न्यूमेरिकल आए भी, तो इस चीज को लिख लो, फिर अपन इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अभी अपन आगे बढ़े। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षित होता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षित होता है। क्या पूछेगा मेरे भाई, सिद्ध कीजिए कि किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, आवेश संरक्षित होता है। तो भाई सिद्ध करो। अब इस चीज को अपन जो लो पढ़ा है उसके आधार पर ही सिद्ध करेंगे। जो अपन ने लो पढ़ा है ना भाई, अपन ने लो पढ़ा है किरचॉफ का करंट लो, उसी नियम के आधार पर इस चीज को सिद्ध करेंगे, क्योंकि बात ही किरचॉफ के धारा नियम की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किरचॉफ का धारा नियम ही तो लगेगा ना मेरे भाई इसमें, तो चलेगा। अब नोटबुक पेन को साइड रख दो, एक बार इस चीज को समझ लो, ठीक है। तो मान के चल रहे हैं, और अपन ने धारा नियम पे ये नहीं लिखा गया, किरचॉफ के धारा नियम में अपन को, हाँ ये लिखा है, ठीक है। और इसमें अगर जगह बच रही है तो भाई ये भी लिखो। ये चीज अपन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपन ने छोड़ दी, इसको दर्शाना भूल गए ना। ये भाई संधि बिंदु के धारा नियम में अगर अपन जगह वहां पे नहीं है, तो जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे संधि बिंदु का जो धारा नियम है वो लगा के लिख लो कि भाई आने वाली धाराएं, ये अपनी कोई प्रिंसिपल नोड है, और प्रिंसिपल नोड पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का क्या महत्व है। तो ये मान लो अपनी कुछ रेजिस्टेंस में मान रहा हूं, ओके। और यहाँ पे ले रहा हूं कि मैं मान लो R1 रेजिस्टेंस है, ये वाला R2 रेजिस्टेंस है, ये वाला R3 है, ये वाला R4 है, ये वाला R5 है, और ये वाला क्या है, R6 रेजिस्टेंस है। अब इसमें दोस्त बात करें, इसमें R6 वाले में मान लो I6 करंट बह रहा है, R1 वाले में जो कि अंदर की तरफ बह रहा है, R2 वाले में भी अंदर की तरफ है, और R3 वाले में क्या है, बाहर की तरफ करंट जा रहा है, और इसमें भी बाहर की तरफ जा रहा है, ओके। और ये 3 अच्छे से नहीं लिखा क्या, इसको यहाँ पर ही ठीक रहेगा। ये यहाँ पे I3 को सही करो। अब देखो होगा क्या, अब आने वाली करंट्स को मैंने क्या बताया कि किरचॉफ के धारा नियम में आने वाली करंट्स को अपन पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखते हैं और जाने वाली करंट्स को नेगेटिव चिन्ह के साथ लिखते हैं। संधि बिंदु की तरफ कौन कौन सी करंट आ रही है इस बात का देखो। तो संधि बिंदु की तरफ देखो भाई, एक तो I1 करंट अपने संधि बिंदु की तरफ आ रहा है, तो I1 को पॉजिटिव चिन्ह के साथ रखो। फिर आप देखोगे तो I2 करंट है और संधि बिंदु की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव चिन्ह के साथ I2। फिर प्लस I3 आप कहोगे भाई संधि बिंदु से दूर जा रहा है, तो माइनस का क्या कर देंगे, I3 किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। फिर I4 भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि संधि बिंदु से दूर जा रहा है, संधि बिंदु से दूर जा रहा है I4, तो I4 भी माइनस में आ जाएगा। और इसके अतिरिक्त आप कहोगे I5, तो I5 भी क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो प्लस में माइनस का I5, क्योंकि माइनस चिन्ह के साथ लिख रहे हैं। अब धाराओं का बीजगणितीय योग यही होगा I6, तो आप कहोगे भाई I6 अंदर आ रहा है तो प्लस में I6 आ गया।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे I1 प्लस I2, और इन सब का एल्जेब्रिक सम आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो I1 प्लस भाई I1 प्लस I2 प्लस यहाँ पे और क्या आएगा इसके साथ, I6 आएगा, और इक्वल टू अपन क्या कर देंगे I3 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं इक्वल टू संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। और इसमें भाई नोट डाउन कर लो, आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलेगा, अभी अपन आगे चलते हैं। और इसमें आगे अपन किरचॉफ का करंट स्लो हो गया, और ये आवेश संरक्षण नियम की पालना क्यों करता है, किरचॉफ का करंट स्लो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, या ये आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है, तो ये कैसे करता है या क्यों करता है, तो इस चीज को सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए अपन को किरचॉफ का करंट स्लो अपन ने पढ़ लिया, तो सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि किरचॉफ के करंट स्लो को ही सिद्ध करना है, स्पेशली बात यह है, या फिर किरचॉफ के करंट स्लो को यूज में लेकर के इसको सिद्ध करना है। तो देखिएगा भाई, ध्यान से देखना, समझना। तो भाई मान ले कि भाई ये कोई अपना नोड पॉइंट है, और मैं पेन चेंज कर लें, और इसमें अपन ले रहे हैं कि भाई ये अपना कोई नोड पॉइंट है, यहाँ पे धाराएं आ भी रही हैं और धाराएं क्या कर रही हैं, जा भी रही हैं। ये इस प्रकार से है। अब मैं मान रहा हूं कि ये अपना रेजिस्टेंस R1 होगा, ये वाला रेजिस्टेंस R2 होगा, और एक बार मैं कैमरे से हट जाऊं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, तो ध्यान से देखना, ये वाला रेजिस्टेंस R2 हो गया, ये वाला R3 हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस R4 हो गया, और ये वाला क्या हो गया, R5 हो गया, ये वाला हो गया R5। अब देखो करंट्स क्या है, करंट्स में ये है, मानो R1 की करंट्स है वो अंदर की तरफ जा रही है, R2 की करंट्स है वो बाहर की तरफ, R3 की भी बाहर की तरफ, और R4 और R5 की करंट्स है वो अंदर की तरफ जा रही है। R5 करंट्स भी क्या है, अंदर की तरफ जा रही है। अब देखो ध्यान से, इसमें अपन को भाई किरचॉफ का करंट फ्लो लगाएं, भाई एक बार इसमें लगाओ भाई किरचॉफ करंट फ्लो, भाई भाई किरचॉफ करंट फ्लो, किरचॉफ का करंट लो अगर अपन यहाँ पे लगाएं, तो किरचॉफ का करंट लो क्या बोलेगा, संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराओं को पॉजिटिव, और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव। संधि बिंदु की तरफ धारा कौन सी आ रही है, तो एक तो धारा आ रही है I1, फिर संधि बिंदु की तरफ धारा और कौन सी आ रही है, तो एक धारा आ रही है I4, एक धारा आ रही है I5। ये संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं हैं। भाई संधि बिंदु से दूर कौन सी धारा जा रही है, तो आप कहोगे भाई I2 भी संधि बिंदु से दूर जा रही है, I3 भी संधि बिंदु से दूर जा रही है, और ये दोनों धाराएं संधि बिंदु से क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं, तो इनको माइनस में लिख देंगे, तो माइनस का I4, सॉरी माइनस का I2 और माइनस I3, यही होगा। I2 और माइनस हो गया यहाँ पे I3, और इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको इक्वेशन आप एक दे दो। अब देखते हैं, ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई। अब अपन देखें इसमें कि किरचॉफ का करंट फ्लो लगा दिया। अब होता क्या है कि अपन मान के चलें कि माना डेल टी समय में, भाई अपन मान ले कि माना डेल टी समय में कोई आवेश है वो डेल क्यू प्रवाहित हो रहा है। डेल टी समय में अपना जो आवेश है वो कोई डेल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो भाई एक यूनिट टाइम में अपना कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो आप कहोगे भाई एक यूनिट टाइम में जो आवेश प्रवाहित होगा वो होगा डेल क्यू अपॉन में डेल टी। भाई एक यूनिट टाइम में जो अपना आवेश प्रवाहित होगा वो कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो आप कहोगे भाई
डेल क्यू अपॉन में डेल टी। अब भाई अगर मैं आपको कहूं कि माना डेल टी टाइम्स टू अगर अपन जीरो कर दें, अपन डेल टी टाइम्स टू क्या कर दें, जीरो कर दें, तो आप इसमें क्या हो जाएगा, अगर डेल टी टाइम्स टू जीरो होगा तो लिमिट लग जाएगी, तो इसमें हो जाएगा अपनी करंट की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी लिमिट डेल टी टाइम्स टू जीरो और डेल क्यू अपॉन में डेल टी। भाई लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो और डेल क्यू अपॉन डेल टी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपन लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन में डी टी। तो अर्थात अपन आई को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन में डी टी। ये अपनी करंट्स की वैल्यू आ गई, ये अपनी क्या आ गई, करंट्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, डी क्यू अपॉन में डी टी, ये करंट्स की वैल्यू आ गई। अब अपन को सीधी ये करना है कि आवेश क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी Q का मान कांस्टेंट होता है। अरे भाई Q का मान यहाँ पे अगर कांस्टेंट होगा, या फिर आवेश का मान dq अपॉन dt का मान अगर जीरो हो गया, तो इसका मतलब अपना आवेश तो संरक्षित होगा, Q का मान अगर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे अपन को Q को कांस्टेंट सिद्ध करना है, सीधी बात यह है भाई, यहाँ पे Q को कांस्टेंट सिद्ध करना है। तो अब भाई I का वैल्यू क्या हो सकता है, dq अपॉन dt होता है, ये चीज अपन ने देख ली, ये चीज अपन ने देख ली। अब भाई किरचॉफ का और जो अपन ने करंट फ्लो लगाया उसके ऊपर देखो, तो किरचॉफ का करंट लॉ वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है, तो किरचॉफ का करंट लॉ वाला इक्वेशन देखो भाई, तो वो है I1 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I3। तो भाई यहाँ पे I1 है, I का वैल्यू अपन ने क्या निकाला, टोटल निकाला है, वो करंट्स का टोटल है। यहाँ पे तो अपनी I1 I2 I3 ऐसे करंट डिवीजन में है, अपन ने I का वैल्यू dq अपॉन में dt, इसका मतलब वो क्या निश्चित कर रहा है, वो निश्चित कर रहा है कि इसमें करंट्स क्या है, टोटल है, टोटल करंट्स की वैल्यू है। ठीक है, तो उसमें अपन क्या कर लिया, टोटल करंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो I1 को अपन लिख सकते हैं कि भाई I1 को अपन क्या लिख सकते हैं, dq1 अपॉन dt। भाई ये तो अपने पार्ट्स में आएंगी ना, डिवीजन में आएंगी, और वो अपनी टोटल करंट है, तो उसके आधार पर भाई इस टोटल करंट को अपन dq अपॉन dt लिख सकते हैं। तो स्मॉल q1 स्मॉल q2 स्मॉल q3 इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसके आवेश को निर्धारित किया जा सकता है, इसके आवेश को व्यक्त कर सकते हैं। तो भाई अपन इसको क्या लिखते हैं, समीकरण एक से, भाई अपन समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं, अपन समीकरण एक से लिख सकते हैं dq1 अपॉन में dt प्लस dq4 अपॉन में dt प्लस dq5 अपॉन में dt माइनस dq2 अपॉन में dt माइनस dq2 अपॉन में dt। तो अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस dq2 अपॉन में dt माइनस dq2 अपॉन में dt हो गया, और माइनस dq3 अपॉन में dt, और इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। माइनस dq3 अपॉन में dt इक्वल टू जीरो। तो भाई यहाँ से d अपॉन में dt तो अपन को कॉमन ले लो। अब d अपॉन में dt कॉमन ले लोगे तो q1 प्लस q4 प्लस q5 माइनस q2 माइनस q3 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो भाई ये जो Q1 प्लस Q4 प्लस Q5 माइनस Q2 माइनस Q3 ये सब क्या है भाई, ये क्या है, संधि बिंदु पर आने वाला टोटल आवेश है। भाई अपन को ये जो आवेश मिल रहा है, अपन जिन करंट्स को ले रहे हैं, वो करंट्स क्या थी, संधि बिंदु पर या तो आने वाली करंट्स थी या फिर जाने वाली करंट्स थी, अर्थात उन टोटल करंट्स का वैल्यू कितना था, जीरो था। तो मेरे को ये बताओ, ये इनका ही तो आवेश है, उन धाराओं का ही तो आवेश है, अर्थात अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, टोटल आवेश है। तो इन टोटल आवेश को अपन क्या ले ले, कैपिटल क्यू ले ले भाई, टोटल आवेश तो अपन क्यू कैपिटल क्यू ही तो मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू, और ये जीरो, और यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। अरे भाई यहाँ पे क्यू कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पे, और क्यू को कांस्टेंट ही तो सिद्ध करना था। अब भाई क्यू कांस्टेंट कैसे हुआ, इस चीज को अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसका मतलब है अवकलन में आपके कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि अगर अपन किसी भी कांस्टेंट का अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका अवकलन करेंगे, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का या किसी भी कांस्टेंट राशि का अगर अवकलन किया जाता है, तो वो उसका कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है।
अब अपन dq अपॉन dt का वैल्यू क्या आ रहा है अपने, 0 आ रहा है। अब dq अपॉन dt का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे q क्या है अपना, कांस्टेंट है। q अपने कांस्टेंट को क्या, कांस्टेंट होने को प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिएगा इस चीज को नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन लिख लो, और क्वेश्चन लिख के और इस चीज को नोट डाउन कर लो भाई। क्वेश्चन लिखो, सिद्ध कीजिए कि किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षित होता है। सिद्ध कीजिए कि किरचॉफ का धारा नियम है वो आवेश संरक्षित होता है। और फिर वो डायग्राम बना लो। एक बार मैं कैमरे से हट जाता हूँ और डायग्राम बना लो भाई, ऐसे कैसे। डायग्राम बनाने के बाद लिख लो डेल टी, मना कोई डेल टी समय है, डेल टी समय में डेल क्यू आवेश फ्लो हो रहा है, तो एक यूनिट टाइम में कितना आवेश फ्लो होगा, डेल क्यू अपॉन में डेल टी। ऐसे कैसे इसे नोट डाउन कर लो, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी, यहाँ तक। या फिर एक मिनट, अपन बाय किरचॉफ करंट फ्लो, इसमें ऐसे पहले ये लगा लो बाय किरचॉफ करंट फ्लो। ये अपन ने जो डायग्राम बनाया, और डायग्राम बनाने के बाद आपने बाय किरचॉफ करंट फ्लो, मैं डायग्राम बना लिया, और डायग्राम बनाने के बाद समीकरण 1 तक डिनोट कर लो। समीकरण 1 तक नोट डाउन कर लो एक बार, समीकरण 1 तक नोट डाउन कर लो, फिर लिख लो वो, ताकि और अच्छे से समझ में आए। बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे पहले लिख लेंगे तो, लेकिन अगर डायग्राम से अपनी इक्वेशन फर्स्ट निकाल लेंगे तो थोड़ा आगे ध्यान में रहे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट अगर आपने निकाल ली तो फिर अब भाई लिख लो डेल क्यू समय, डेल टी समय में डेल क्यू आवेश अगर फ्लो हो रहा है, और डेल क्यू आवेश फ्लो हो रहा है, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने, डी क्यू अपॉन में डी टी हो जाएगा। यहां तक नोट डाउन कर लो। फिर लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से भाई ऐसे कैसे इक्वेशन नोट डाउन कर लो। समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से लिखें, और इस इक्वेशन को भाई ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू अपना कांस्टेंट आ जाएगा। क्यू क्या आ जाएगा भाई, कांस्टेंट आ जाएगा। क्यू आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, और क्यू कांस्टेंट होने का मतलब अपना क्या है, जो चार्ज है वो कंजर्व है या संरक्षित है, अपन बोल सकते हैं। तो अपना यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, संरक्षित आ गया। और चार्ज को अपन को क्या, संरक्षित होता है, इसी चीज को अपन का सिद्ध करना था। तो मैंने नोट डाउन कर लिया होगा, चलेगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम उन्होंने दिया, किरचॉफ का वोल्टा नियम, वो अपन पढ़ते हैं। दोनों ही नियम बहुत ही प्यारे नियम इन्होंने दिए, किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टा नियम। धारा नियम आप सभी ने जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल चीज है कि किसी भी मुख्य संधि पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा, ये किरचॉफ का धारा नियम बोलता है। ये बात तो किरचॉफ का वोल्टा नियम क्या बोलता है, कि किसी भी पास में एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभव पतन का बीजगणितीय योग 0 होता है। कोई भी पास होगा और पास में अपन निश्चित दिशा में, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया या किसी रेजिस्टेंस पे अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, और एक पे कैलकुलेट करने के बाद अपन ने डायरेक्शन को क्या कर ली, लूप में चेंज कर ली। अपन लूप में डायरेक्शन को एक निश्चित डायरेक्शन, अपन जिस डायरेक्शन में लूप में चल रहे हैं वही डायरेक्शन लास्ट तक होनी चाहिए। यानी एक निश्चित दिशा में किसी भी कोई भी लूप होगा, लूप का मतलब है कोई भी बंद पथ, एनी क्लोज पाथ ऑफ नेटवर्क, तो कोई भी बंद पथ अपने नेटवर्क का वो लूप होगा। अब लूप में जो निश्चित दिशा में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो शून्य होगा। अब यहाँ पे दो चीजें आई, एक आया पोटेंशियल डिफरेंस और एक आया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इन दोनों चीजों को समझो।
बीजगणितीय योग आपको समझ में आ गया। बीजगणितीय योग का मतलब जहां कहीं भी आपको बीजगणितीय योग शब्द यूज में आए तो समझ लेना कि ये कोई साधारण योग नहीं है। मतलब अपन जो जोड़ भाग गुणा भाग है योग तो वो ही है, लेकिन अगर बीजगणितीय योग आए तो इसका मतलब ऐसा योग नहीं है, इसका मतलब है चिन्ह सहित योग, और चिन्ह में हो सकता है पॉजिटिव आए और हो सकता है नेगेटिव आए। ठीक है, अब देखो अपन दो चीजें जाने। पहली चीज है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरी चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। दो चीजें अपने यहाँ पे यूज में आई और दोनों चीजों के ऊपर अपन बात करें तो पहली चीज क्या आई, ध्यान से सुनना भाई। पहली चीज आई अपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, और दूसरी एक चीज क्या आई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पीडी से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई तो मान लो समझ लो काम हो गया। अगर दोनों चीजें आपको समझ में आ गई दोस्त, आने वाला जितने भी 2-3 लेक्चर होंगे बहुत ही मजेदार हो जाएंगे। किरचॉफ का वोल्टेज लो किरचॉफ के करंट लो से भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। आगे अपन जब किरचॉफ के नियमों से सर्किट का एनालिसिस कर रहे होंगे तो वहां पे सर्किट के एनालिसिस में किरचॉफ का वोल्टेज लो बहुत ही अपना अहम किरदार निभाता है। अक्सर मैं आपको बताऊं तो जो विश्लेषण अपन करेंगे ना सर्किट का, वो किरचॉफ के वोल्टेज लो के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लो है। इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किरचॉफ वोल्टेज लो है तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का वोल्टेज लो पढ़ने का मतलब है कि आने वाली 2-3 क्लासेज बहुत आसान होंगी, और अगर किरचॉफ का वोल्टेज लो आपको समझ में नहीं आता है तो आने वाली 2-3 क्लासेज आपके लिए अरुचि का विषय बन जाएंगी, रुचिकर होने के बावजूद अरुचि का विषय बन जाएंगी। तो इसलिए किरचॉफ के वोल्टेज लो को ध्यान से समझो। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बहुत बार बात होगी, बहुत बार मैं इन चीजों को यूज में लेऊंगा, तो इसलिए इन दोनों शब्दों को ध्यान से सुनो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अक्सर अपन ने सुनते ही है कि कहीं ना कहीं विद्युत वाहक बल या फिर विभव पतन, ये बहुत बार अपने यूज में आता है। अब विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है, विद्युत वाहक बल का मतलब है बैटरी के सिरों पर जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, बैटरी के सिरों पर यानी अपने सोर्स के सिरों पर जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है वो तो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर रेजिस्टेंस के सिरों पर या लोड के सिरों पर जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अपने सोर्स के सिरों पर वोल्टेज डिफरेंस हो रहा है उसे तो अपन बोल रहे हैं वोल्टेज का डिफरेंस। का मतलब आप समझ रहे होंगे हायर वोल्टेज में से लोअर वोल्टेज को माइनस करना। भाई हायर वोल्टेज में से लोअर वोल्टेज को माइनस करना वो वोल्टेज डिफरेंस है। अगर वोल्टेज डिफरेंस अपने बैटरी के सिरों पर हो रहा है, सोर्स के सिरों पर हो रहा है, तो उस वक्त अपन चीज यूज में लेंगे वो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर वोल्टेज डिफरेंस अपने रेजिस्टेंस के सिरों पर हो रहा है या लोड के सिरों पर हो रहा है तो उस वक्त अपन पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो बात आती है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सर्किट में कब पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहली बात तो सोर्स पे होगा, यानी या तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो सोर्स के सिरों पर होगा, इस बात का तो आपको सबको पता है। तो यानी सोर्स के सिरों पर होगा। ठीक है, ये मैंने दो सोर्स बना दिए। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पहली बात रेजिस्टेंस के सिरों पर होगा। वो रेजिस्टेंस हो सकता है लोड हो और हो सकता है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होना चाहिए, सीधी बात ये है। अब अपन बात करें कि यहाँ पे जैसे मान लो ये अपनी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब अपन बात कर रहा हूं और ये दोनों रेजिस्टेंस है ही अपने। अब दोस्त ध्यान से सुनना इस चीज को, अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, इस चीज को ही तो समझना है। भाई डेफिनेशन को रटने से कोई मतलब नहीं है। आप डेफिनेशन को रट भी लोगे, एक नंबर में आ भी गई है तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको इसका महत्व है, इसका मतलब समझ में नहीं आया, इसकी मीनिंग समझ में नहीं आई तो आने वाले टॉपिक ही आपके लिए बहुत ही हैवी हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है कि अगर अपन जिस दिशा में चल रहे हैं अपने सर्किट में चलेंगे तो मूविंग ऑफ डायरेक्शन, इफ मूविंग ऑफ डायरेक्शन इज पॉजिटिव देन और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पॉजिटिव।
and if moving of direction is negative then our electromotive force is negative। यानी अगर अपने चलने की दिशा में धनात्मक चिन्ह आ रहा है या अपने चलने की दिशा धनात्मक है, अब धनात्मक कैसे है कि अपन जिस दिशा में चल रहे हैं और जिस दिशा में चल रहे हैं वहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो इसका मतलब अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अपने चलने की दिशा में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं इधर चल रहा हूँ, इधर को चल रहा हूँ, दोनों ही जो बैटरी है, दोनों ही सोर्स हैं, दोनों सोर्स में मैंने आपको डायरेक्शन बता दी, तो आप यहाँ पे कहोगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि चलने की दिशा में नेगेटिव चिन्ह आ गया। सेकंड वाले सोर्स में आप देखोगे तो चलने की दिशा में सबसे पहले पॉजिटिव चिन्ह आ गया, पॉजिटिव चिन्ह आ गया तो अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये तो नेगेटिव हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस बात का ध्यान से सुनना। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है, इस बात का समझ में आया। अब अपन बात करें पोटेंशियल डिफरेंस कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा इस चीज के ऊपर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही प्यारी सी चीज बोलता है कि अगर अपनी धारा की दिशा देखो, इन दोनों रेजिस्टेंसों में आपको धारा दी हुई होगी, भाई धारा तो दी हुई होगी ना, और यहाँ पे I1 ना लेकर के आप I ही ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो धारा तो दी हुई होगी, अगर आपकी चलने की दिशा और धारा की दिशा अगर सेम है, जिस दिशा में आप चल रहे हो और उसी दिशा में करंट भी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव। और अगर आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों अपोजिट है, आप इधर इधर चल रहे हो, धारा इधर को आ रही है, दोनों अपोजिट हो गई, तो इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोस्त आपका पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडीशन में नेगेटिव होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल रहा है कि आपकी यहाँ चलने की दिशा दोनों में इसमें भी यही है और आप इस दिशा में चल रहे हो, तो यहाँ पे देखो इधर को आप चल रहे हो, इधर को धारा आ रही है, क्या दोनों अपोजिट है, आप कहोगे अपोजिट है, तो अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पीडी वो क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, नेगेटिव हो जाएगा। अब अगले वाले सर्किट में, अगले वाले रेजिस्टेंस में आप देखोगे आप भी इसी दिशा में चल रहे हो और करंट भी इसी दिशा में चल रही है, तो आप क्या कहोगे, अपना जो पीडी होगा, अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। होपफुली आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस पहली बात तो होते क्या है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पुनः बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, बैटरी के सिरों पर जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, और रेजिस्टेंस के सिरों पर जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सेकेंड बात है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब पॉजिटिव होगा, तो अगर अपन सर्किट में जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं अगर वो डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव होगा, और अगर अपन सर्किट में जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो डायरेक्शन नेगेटिव है, उस डायरेक्शन में चलते समय बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अपने सबसे पहले आ रहा है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, नेगेटिव हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है अगर अपनी चलने की दिशा और धारा की दिशा अगर दोनों सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, और अगर अपने चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों अपोजिट है तो अपना पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। यानी if the moving of direction and current's direction is same then our potential difference is positive, and if moving of direction and current's direction is opposite is moving of direction negative। okay, अब अपन को ये चीज नोट डाउन करना है, तो भाई सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो किरचॉफ का वोल्टा नियम, और किरचॉफ का वोल्टा नियम हेडिंग डाल लो और इसमें लिख लो कि किसी भी पास में एक निश्चित दिशा में विद्युत वाहक बल और विभव पतन का बीजगणितीय योग 0 होता है, और इसको लिख लो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा, और ईएमएफ प्लस पीडी इक्वल टू 0। इसका मतलब ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, और पीडी है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जिसको अपन बोलते हैं विभव पतन। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो भी, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। फिर देखो एक सर्किट से इसे और अच्छी तरीके से समझे, एक सर्किट बना के इसे और अच्छी तरीके से समझे, एक बार इसे नोट डाउन कर लो। होपफुली आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब इन डायग्राम्स को भी नोट डाउन कर लो भी, इन डायग्राम्स को भी नोट डाउन कर लो, बहुत ही काम के डायग्राम है। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन को एकदम से और पता करा देंगे। डायरेक्शन का आपको अगर पता करना है तो इन दोनों डायग्राम्स के आपको बिल्कुल पता हो जाएगा।
तो जल्दी से फटाक से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के डायग्राम नोट डाउन कर लो, जल्दी से भाई। ठीक है, अब देखो इन चीजों पे, और एक आपको मैं सर्किट बना के बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ चलेंगे, कब पॉजिटिव आएगा, ये क्या बता दिया। ठीक है, एक एक ही मिनट में और आपका माइंड खुल जाए एक ही एग्जांपल में। तो वो देखो भाई, जैसे अपन ले रहे हैं एक सर्किट, और यहाँ पे ये एक बैटरी E1 हो गई और दूसरी वाली जो बैटरी हो गई वो अपनी हो गई E2। ठीक है, ये अपना R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरे भाई, R2 हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला हो गया E2 और ये वाला हो गया E1। तो ये वाला क्या हो जाएगा, E2। ठीक है, E2 E1। और मैं बोल रहा हूँ कि करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से है और करंट आ रही है पूरे में I1 करंट फ्लो हो रही है। अब देखो इस चीज का, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। मैं बोल रहा हूँ E1 और E2 का वैल्यू कैलकुलेट करो, या फिर इस चीज में, इस सर्किट को अगर आपने समझ लिया तो जो भी आज अपने आज पढ़ा है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में आपने जितनी भी चीज पढ़ी है वो पूरा ये सर्किट खोल देगा, पूरा ये चीज पूरी की पूरी चीजें ये सर्किट बता देगा अगर आपने पढ़ा है, ध्यान से देखा है तो। देखो भाई मैं क्या बोल रहा था, पहली बात किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बोलता क्या है कि एक निश्चित डायरेक्शन में चलते हुए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी निश्चित डायरेक्शन का मतलब है जैसे मान लो मैं इधर को चल रहा हूं तो इस पूरे में मेरे को ऐसे ही चलना है, एक निश्चित डायरेक्शन में ही चलना है, ऐसा नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई निश्चित डायरेक्शन क्यों कब नहीं होगी, जैसे मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे मैंने इधर को, तो मैं इधर से चल गया, फिर मेरा मन किया इधर को इधर से चल गया, फिर मैं वापस इधर को इधर से चल गया और वापस इसको इधर से, यानी ऐसा नहीं है कि कहीं से भी अपन शुरू हो गए, कहीं से भी अपन ने डायरेक्शन को चूज कर लिया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक निश्चित डायरेक्शन में अपन को चलना है। अब देखो ये जो रेड पॉइंट है वहां से अपन चलना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन आए R1 के पास, R1 के पास आते ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वास्तव में होता है V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम आप सभी को पता है। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब यहाँ से ओम का नियम लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, करंट क्या है, पूरे में I1 करंट फ्लो हो रहा है, क्या करंट की डायरेक्शन इधर ही है, तो आप कहोगे बिल्कुल करंट की डायरेक्शन इधर ही है, अपन जिस दिशा में चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन भी उधर ही है। तो ये क्या हो जाएगा, I1 करंट है और रेजिस्टेंस अपना R1 हो गया। ये किसके नियम से मैंने बताया आपको, ओम के नियम से। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, इस बिंदु तक अपन ने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आप चलें, तो इसके बाद चलते ही सबसे पहले तो आया कि भाई यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे बैटरी है। अब बैटरी के सिरों पर क्या होगा, तो भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, आप कहोगे भाई अपन जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उस डायरेक्शन में बैटरी का जो सिरा सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की प्रवृत्ति वैसी ही होगी। आप देखोगे यहाँ पे E2 का नेगेटिव टर्मिनल सबसे पहले आ रहा है, तो E2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। E2 क्या आएगा, माइनस में आएगा। जो अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा मेरे भाई, नेगेटिव होगा। अब भाई यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने के बाद अपन चले, आप यहाँ पे चल रहे हो तो भाई I1 करंट इस प्रकार से ही तो बह रहा है पूरे सर्किट में, तो बिल्कुल इसी प्रकार से बह रहा है। तो अपने चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम है, सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, तो भाई पॉजिटिव होगा। फिर करंट क्या है, I1 है, रेजिस्टेंस कौन सा है, R2 वाला है, तो ये I1 R2 हो गया। यहाँ पर पहुंच गए भाई, यहाँ पे पहुंचने के बाद अपन चले, चलते ही क्या आया, आप कहोगे भाई बैटरी आ गई, बैटरी के सिरों पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब पॉजिटिव होगा, कि भाई चलते वक्त सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव होगा। भाई चलते समय अपने पास तो क्या आ गया, नेगेटिव टर्मिनल आ गया, इसका मतलब जो E1 होगा वो अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा। अब मेरे को बताओ कि अपन जहां से चलना स्टार्ट कर रहे थे क्या वहीं पे वापस नहीं आ पहुंचे, तो आप कहोगे बिल्कुल अपन वहीं पे वापस आ गए। इसका मतलब पूरा इक्वेशन अपन ने पूरे का पूरा जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, जितनी भी युक्ति आई सबको कैलकुलेट कर लिया। भाई कोई रह तो नहीं गई, तो आप देख लो भाई एक बार, कोई रही तो नहीं। तो भाई दोनों रेजिस्टेंस थे, दोनों रेजिस्टेंसों पे अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया,
और दो सोर्स थे, तो दोनों सोर्सों पे अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कैलकुलेट कर लिया, तो कुछ भी नहीं रहा इसमें। अब यहाँ पे और इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा, चिन्ह सहित अपन ने सबका योग कर दिया और एल्जेब्रिक सम को 0 कर दिया। तो भाई क्या मैं इनको इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को इधर रख लो, भाई I1 यहां से कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हो गया। अब ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का योग यानी विद्युत वाहक बलों का योग। और ये क्या हो गया, आई आर। आई आर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, किसके नियम से, ओम के नियम से, मैंने अभी बताया आपको। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया विद्युत विभव पत्रों का योग। अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं, अपन लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं मेरे भाई कि विभव पत्रों का योग, विभव पत्रों का योग, जो अपना विभव पत्रों का योग है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है, यानी विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बलों का योग, यानी विभव पत्रों का योग है वो विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। होपफुली आपको इस सर्किट से और पूरा का पूरा जो अपना किरचॉफ का वोल्टेज लॉ था वो समझ में आ गया होगा। अब आपको नोट डाउन करना है, तो जल्दी से सर्किट बना लो। मैं यहाँ से कैमरे से हट रहा हूँ और 1 ही मिनट में, 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ, पूरा का पूरा ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो, पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख के और भाई नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई, जल्दी से। ओके भाई, तो होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्त अभी समय हमें इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा, अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और फिजिक्स को इसी प्रकार से मनोरंजन ढंग से पढ़ने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।